नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कहावत है कि वक्त ठीक ना हो तो ऊंट पे बैठ के निकलिए तो भी कुत्ता काट लिया करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी टीम बीजेपी एनडीए 400 पार का नारा दे रहा है और उसके लिए पूरी बिसात बिछ चुकी है। लोकसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला भी आरंभ हो चुका है और जिस तरीके से 400 पार के लिए साम नाम दंड भेद की प्रयास चल रहे हैं, वो प्रयास कहीं ना कहीं बार बार फेल होते नजर आ रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी पूरे फॉर्म में है। एसबीआई से जुड़ा जो मामला था, चुनावी चंदे का जो मसला दबाने के प्रयास थे, कोशिश थी कि चुनाव तक वो ना खुले ना जाए, वो अब आज हलाके के साथ प्रस्तुत हो चुका है। अभी कल ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़े मसले में फटकार भी लगाई है और अभिव्यक्ति की आजादी के जो प्रयास चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया या जो ये यूट्यूब चैनल्स हैं या और भी इस तरीके के जो सरकार की जो नाकामियां, सरकार की जो विफलताएं, सरकार की जो दादागिरी को जनता तक पहुंचाने का प्रयास है, उसको कहीं फेक न्यूज बताकर, फैक्ट चेक यूनिट बनाकर उसको रोकने के प्रयास वो भी सुप्रीम कोर्ट ने विफल किए हैं। तो जो अभी ताजा हालात है, ताजा स्थिति है, इन सब पर हम बात करने के लिए चलेंगे हमारे रेगुलर जो कार्यक्रम है देश की बात, प्रोफेसर अभय दुबे जी के पास। प्रोफेसर अभय दुबे साहब से समझने का प्रयास करेंगे कि जो देश में सब कुछ चल रहा है वो क्या कुछ। अभय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर शुरुआत करूंगा कि जो देश में चल रहा है, जिस तरीके का दृश्य बनाया जा रहा है 400 पार के लिए, जैसे आज हमने सबसे बड़े जो खबर हम कह सकते हैं ही, उसमें कांग्रेस के नेताओं को, खासकर पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो मौजूदा अध्यक्ष, उनको सामने आना पड़ा कि लोकतंत्र को किस तरीके से कुचलने का प्रयास हो रहा है, किस तरीके से चुनाव से मुख्य विपक्ष को बाहर कर देने का प्रयास हो रहा है। खातों पर जो सीज किए गए हैं, अकाउंट सीज किए, उस पर उन्होंने आज अपना मर्म दर्द प्रकट किया। वहां से हम शुरू करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया सर। देखिए, ये जो 400 पार वाला मामला है, ये जो एक स्पिन देने की जो मॉडर्न टेक्निक है, ये उसका एक नमूना है। कि जब आप भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने पहले कह दिया कि हम 400 पार करेंगे, उसके बाद उनका जो भक्त मीडिया है, जिसको मैं सरकारी मीडिया बोलता हूं, कुछ लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, उसने लगातार इस बात की ऊपर बहस शुरू कर दी कि क्या भाजपा 400 पार जा सकती है। यानी इसके अंदर ये इम्प्लिसिट है, इसके अंदर ये निहित है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तो मिलना तय है। न केवल बहुमत मिलना तय है, बल्कि 2019 की 303 सीटें मिलना तय हैं। अब तो बहस केवल इस बात पर केंद्रित हो गई है कि भाजपा पार्टी के तौर पर 370 सीटें प्राप्त करेगी या नहीं करेगी, और एनडीए गठजोड़ के तौर पर 400 के पार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पूरी बहस को चालाकी पूर्वक इस मुकाम पर शिफ्ट करने की ये कोशिश है। राजनीति का जो काका गा भी जानता है, इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि ऐसी पार्टी 400 पार क्या, 370 क्या, बहुमत तीसरी बार लगा 300 सीटें दोबारा प्राप्त करने के बारे में भी नहीं सोच सकती, अगर वो सारे देश में उसने अपनी स्थिति में सुधार ना किया हो। ये 2000 हर चुनाव नई तरह का चुनाव होता है। ये चुनाव 2019 से पर्याप्त रूप से भिन्न चुनाव है। 2019 के जो मुद्दे थे वो आज कहीं भी नहीं है, और 2019 में 5 वर्ष के शासनकाल के आधार पर जो एंटी इनकम्बेंसी जमा थी, उसका सामना नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और उसको मंद करने में जो पुलवामा की घटना थी, उस घटना ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। अभी देखिए, मैं थोड़ी देर पहले ही आपके कार्यक्रम में आने से पहले एबीपी चैनल की युवा एंकर है स्नेहलता शुक्ला, वो अलीगढ़ से फरीदाबाद जाने वाली एक बस में थी और वो लोगों से पूछ रही थी कि राजनीति के बारे में आपका क्या हाल था। बहुत ही साधारण लोग, रोडवेज की बस थी, बस के ड्राइवर से भी उन्होंने पूछा, तो उसमें कई लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी काफी थी जो कह रहे थे कि बदलाव होना चाहिए। महिलाएं कह रही थी कि बदलाव होना चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति हो तो आप 400 पार की बात तो छोड़ दीजिए। देश की जनता का बड़ा हिस्सा इस बात पे विचार कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को वोट दिए जाना ठीक है या नहीं ठीक है। बिल्कुल। देखिए, चुनाव आयोग की सूचना जारी करने के बाद में जो आचार संहिता है वो लागू हो चुकी है,
और अब मतदाताओं ने सक्रिय रूप से इस बात पे विचार करना शुरू कर दिया है कि वो किसको वोट देंगे। और मैं ये मानता हूं कि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर खुलकर विचार कर रहा है। और उसमें से काफी लोग सोच रहे हैं, इसमें कई लोगों ने ये कहा कि भाई मेरी बेटी ने तैयारी की थी लेकिन ये तो पर्चा लीक हो गया, हमारी बेटी की 2 साल बर्बाद हो गए, हमारा पैसा बर्बाद हो गया, हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे। कुछ दलित महिलाएं थी, वो साफ तौर पर कह रही थी कि मायावती को सत्ता में आना चाहिए। हालांकि मायावती की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वो अभी भी उनका मानस जो है वो मायावती के साथ जुड़ा हुआ था। तो कई लोग कई तरह तरह की बातें कर रहे थे, सरकार ने क्या किया है। मोदी जी की सरकार के पक्ष में एक दो जो बातें आ रही थी, एक तो सिलेंडर देने वाली बात आ रही थी, उन्होंने सिलेंडर दिए हैं। जब उससे कहा गया कि महंगा दिए, कि हाँ महंगा तो हो गया लेकिन सिलेंडर तो दिए थे। तो इस प्रकार से जनता जो है विभिन्न पहलुओं से इस मसले के ऊपर गौर कर रही है। जबकि मीडिया का फोकस कहाँ है? मीडिया ने मान लिया है कि जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को बहुमत देना ही देना है। मीडिया ने मान लिया है कि जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को 303 सीटें देनी ही देनी है। अब तो केवल बहस इस बात की है कि 303 के ऊपर कहां तक जाएंगे। ये पूरी तरह बोगस है और हम ऊंची आवाज में मीडिया की इस हरकत का विरोध किया जाना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, सामान्य ज्ञान की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी साउथ इंडिया का कोड क्रैक नहीं कर पाया है। दक्षिण भारत में उसकी खराब हालत है, कर्नाटक को छोड़ के। कर्नाटक में जरूर अयोध्या आंदोलन के बाद से भाजपा लगातार अच्छा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में करती रही है। विधानसभा चुनाव में कई बार हारती है, कई बार जीतती है। लोकसभा चुनाव में उसने लगातार अच्छा प्रदर्शन। इसके अलावा ऐसा कोई दक्षिण भारत का राज्य नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी विश्वास के साथ कह सके कि वहां उसे एक बेहतर चुनाव परिणाम मिल सकता है। तो इसलिए 400 तो केवल वही पार्टी प्राप्त कर सकती है जिसने दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी तक समान गति से जीते। केवल राजीव गांधी की पार्टी ने 1984 में प्राप्त किया था। जी। जवाहरलाल नेहरू भी उस तरीके से प्राप्त कर पाए थे, जो कि अपनी जब लोकप्रियता के शिखर पे थे। इंदिरा गांधी वो लोकप्रियता की शिखर पे थी। ये लोग दक्षिण भारत में भी बहुत लोकप्रिय थे, वो भी नहीं प्राप्त कर पाए थे। इसलिए बिल्कुल पूरी तरीके से बकवास है, पूरी तरीके से बकवास है। अब आइए 370 के ऊपर, मैं एक एक करके इन बातों के बाद 370 के ऊपर आइए। आप जरा सोचिए कि क्षेत्रीय शक्तियां हैं, कम से कम 150 से 160 सीटें लाजमी तौर पर क्षेत्रीय शक्तियां जीतेंगी। 150 से 160 सीटें लाजमी तौर पर। कांग्रेस कितनी भी कमजोर हो जाएगी, 50-60 सीटें तो जीतेगी। अच्छा मान लीजिए कि बहुत कमजोर हो गई, 50-60 सीटें कांग्रेस जीतेगी। अब आप देख लीजिए, मतलब 220 सवा 200 सीटें तो यही हो गई जी। अब आप कैसे 400 तक पहुंचेंगे? बिल्कुल एकदम बकवास बात है। जहां तक भारतीय 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सवाल है, 2019 में जिन प्रमुख राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने असाधारण प्रदर्शन किया था, जहां इस बार वो प्रदर्शन उसका पासंग भी नहीं कर पाएगी, वो है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने आशा के विपरीत बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आज स्थिति यह है कि इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आसन्न हानि का सामना कर रही है। जी। और इतनी तिकड़म करने के बावजूद पार्टियां तोड़ी, दल बदल करवाए, ये किया वो किया, लेकिन अभी तक खुद भारतीय जनता पार्टी को यकीन नहीं है कि उसके पास एक स्थिर और लाभकारी राजनीतिक समीकरण उसने बना लिया है। इसलिए ये जो नारेबाजी है, मैं समझता हूं कि हर बार हम लोग अपना कार्यक्रम करें और रोज इस बात का खंडन करें। जी। खंडन से शुरुआत होनी चाहिए, तभी इस चीज का धीरे धीरे करके परसेप्शन टूटेगा। जो ये तथाकथित परसेप्शन जो बनाने का प्रयास है, ये टूटेगा। हाँ, इसका रोज खंडन किया जाना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया जो है वो लगातार तालियां मोदी जी की ढोल मजीरा लेके मोदी जी की तारीफ करना और तालियां बजाने के अलावा और कोई काम नहीं करता है। जी। अब सर, ये जो आज सामने आया, जिस तरीके से जो अभी सबसे ज्यादा भयभीत यदि मोदी शाह या पूरी की पूरी बीजेपी एनडीए है, तो वो कांग्रेस से, और राहुल गांधी का जो शो रहा है, जो उन्होंने प्रयास किए हैं, उसने पूरी धड़कनें इनकी बढ़ा दी हैं। पूरे इनके जो भी प्रयास हैं उसमें लगता है उनको कि पलीता लग रहा है। आज वो निकल कर आए, उन्हें पहली बार देश के सामने सोनिया जी ने, राहुल जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आए कि किस हद तक जा चुकी है कि वो एक 10,000 रुपए का 40 साल पुराना नोटिस, उस पर 210 करोड़ रुपए की एक पेनल्टी, मतलब किस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग, उसको इंगित किया है। क्या कहिएगा आप? उनका जो आज मर्म दर्द देखा आपने। देखिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी। जो भी व्यक्ति उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेगा, उसको सुनते ही उसके ऊपर पहली प्रतिक्रिया होगी कि अन्याय हो रहा है। जी।
देखिए, वो कांग्रेस के समर्थन में हो या विरोध में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी 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 सामान्य बुद्धि का भी कोई इस्तेमाल करेगा, और अगर जी वो बीच में खड़ा हुआ है, वो कांग्रेस का निष्ठावान वोटर है या भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान वोटर है, ये छोड़ दीजिए बात। जी सब लोग यही कहेंगे कि जब आप देश के प्रमुख विपक्षी दल के फाइनेंसिस को, उसके जो आर्थिक संसाधन है, उनको चुनाव के बाद, चुनाव से पहले उनको ठप करने के लिए इस प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करेंगे, इसी से अंदाजा लग सकता है कि आप दरअसल चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड प्राप्त हो। और ये तो बिल्कुल बिल्कुल साफ है। आप इनकम टैक्स ने जो किया, इनकम टैक्स के जरिए करवाया गया, कहीं बिल्कुल इनकम टैक्स जरिए करवाया जा रहा है, कहीं सीबीआई के जरिए करवाया जा रहा है, कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए करवाया जा रहा है। भारत का प्रधानमंत्री अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सपोर्ट करता है। आप सोचिए, आपने कभी सुना भारत के किसी प्रधानमंत्री को किसी सरकारी एजेंसी के पक्ष में बोलते हुए सुना गई? वो ये कह सकता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बात समझ में आती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जिस उपाय का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस उपाय को आप सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपने अपनी भूमिका में पीएमएलए का कानून का जिक्र किया। जी इस कानून में एक है अनुच्छेद 45, दफा जी 45 है इस कानून की। जी हाँ जी जी उस दफा 45 को इस सरकार ने विशेष रूप से एक्टिवेट किया। जी इसके तहत इसके तहत जो व्यक्ति पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया जाता है, उसको तब तक अपराधी माना जाता है जब तक कि वो अपने आप को निर्दोष न साबित कर दे, यानी उलट जाता है पूरा मामला। जी यानी बजाय इसके कि जब तक आप अपराधी ना हो, एजेंसी तब तक आपको एजेंसी निर्दोष खुद ना माना स्थापित जाएगा। करे, एजेंसी इसलिए ना हाँ, करे उसकी। जी इसलिए उसमें अदालतों को जमानत देने में दिक्कत होती है। जी जी मनीष सिसोदिया हैं, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, या दूसरे कई लोग इसीलिए लगातार जेल में हैं, क्योंकि इस दफा के तहत अदालतें उनको जमानत नहीं दे रही। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण इस बात को लेकर प्रचार करते हैं कि अगर उन्होंने अपराध नहीं किया है तो उनको सजा क्यों नहीं, क्योंकि पता, उन्हें लगता है कि जनता को बात ये पता नहीं होगी। तो हम लोगों को ये बात भी बतानी चाहिए कि पीएमएलए कानून के तहत इन लोगों को जमानत क्यों नहीं मिल रही। अब झारखंड के एक मसले पे, इसका अभी अपनी भूमिका में आपने जिक्र किया, ये स्पष्ट रूप से एक अदालती रुख निकल के आया है कि अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट बार बार दाखिल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये हथकंडा अपनाएगी कि वो लगातार किसी को जेल में डाले रख सकती है, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि आप ये नहीं कर सकते, आपको ट्रायल शुरू करना पड़ेगा, आपको मुकदमा शुरू करना पड़ेगा, वरना हम जमानत दे देंगे इसमें। उन्होंने कहा है कि जो दफा 45 का ये जो मामला है, ये अदालत के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करता। तो अगर ऐसा होता है इस झारखंड वाले मसले में, तो फिर दूसरे लोग जो लंबे लंबे अरसे से, साल भर या उससे भी ज्यादा है, 2 साल से जेलों में डाल रखा है लोगों ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, उनके लिए जमानत के रास्ते खुल जाएंगे, और ये चीज भारतीय जनता पार्टी को काफी तंग करेगी। अब एक टीवी पे चलता है, अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा। जी अच्छा, जी अब आप देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कभी झटका नहीं लगता है। झटका लगातार अरविंद केजरीवाल को लगता है, मोदी रोज लगता मीडिया है अरविंद बिल्कुल नहीं केजरीवाल लगता। को, जी उसको जी कभी झटका नहीं लगता है। अगर जी आप इस मसले को देखें तो उसमें झटका दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगा है। जी अरविंद केजरीवाल एक खास तरह के रणनीतिक मानस के धनी है। उनके पास एक बहुत ही बढ़िया, हाईली सोफिस्टिकेटेड एक स्ट्रेटेजिक माइंड है अरविंद जी केजरीवाल के पास। जी किसी भी नेता ने नहीं ईडी के सम्मनों के ऊपर सवाल उठाया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। केवल अरविंद केजरीवाल ने इस सवाल को उठाया, बिल्कुल और निरंतर सवाल उठाए। को उन्होंने इतनी दृढ़तापूर्वक उठाया कि खुद ईडी को अदालत में जाना पड़ा। जी अरविंद केजरीवाल अदालत में नहीं गए, ईडी अदालत में गई। अदालत में जाके ईडी ने कहा कि भाई ये कह रहे हैं हमारे संबंध गैर कानूनी होता है। आज तक उस चीज का फैसला नहीं हो पाया, मामला अदालत में अभी भी विचाराधीन। और ईडी, वो तो कह रही है आप 22 अप्रैल को आइए, अदालत कह रही है, तो झटका तो ईडी को लगा है। जी ईडी ने 1 महीने आगे मामला बढ़ा दिया, बजाय इसके कि ईडी को तुरंत अपनी कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त होता उससे, मतलब जो है, और सम्मन्स को इन्फोर्स करने का अधिकार प्राप्त होता, वो अदालत ने 1 महीने का समय अरविंद केजरीवाल को और दे दिया। बिल्कुल तो ये जो तू डाल डाल में पात पात की ये पूरा सिलसिला चल रहा है, इसमें हर कदम पे अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी को कानूनी लड़ाई में पराजित कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अभय सर, आपने जो बात करी कि किस तरीके से मिसयूज किया जाता है, किस तरीके से सरकार पर्दे के पीछे से सारा कुछ करती है। देखिए, अब एसबीआई को अंततः आज अपना हलफनामा भी देना पड़ा, और उसने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो कुछ है,
जितना आपने मांगा था हमने सब दे दिया है। तो अब हम माने कि जो ये सारी गणित उल्टे पड़ रहे हैं, सारे हथियार कहीं ना कहीं जो चलाने के प्रयास हैं वो खुद ही पर या तो बोथरे हो रहे हैं या खुद पर कुछ उल्टे दांव हो रहे हैं। तो ऐसे में अब ये मसला चूंकि आ चुका है, ये भी एक इस पूरे चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाएगा ऐसा माना जाए, क्योंकि वो एसबीआई ने कह दिया कि हमने जो आपने मांगा है सब दिया है और जो जितनी चीजें थी सब हमने हाजिर कर दी। तो अब लगता है आने वाले 2-3 दिन में कोई देश में बड़ा विस्फोट ये पॉलिटिकली है, जो ये चुनावी चंदे का जो पूरा गोरख धंधा है, घालमेल है, वो सब खुल जाने वाला है, ऐसा लगता है आपको? मैं ये मानता हूं, मेरा आकलन ये है कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले को अगर विपक्षी दल थोड़ी मेहनत करें और देर सवेर न करें, ये 24 घंटे चाहिए इस काम का पोल खोलने में। जो रमेश जयराम जैसे लोग हैं और जो भारतीय जनता, जो कांग्रेस के बुद्धिजीवी हैं और दूसरे गैर भाजपा विपक्ष के जो बुद्धिजीवी हैं, उनको चाहिए कि बहुत तेजी के साथ वो मिलान करके जो क्विड प्रो को है, यानी चंदा दिया धंधा लिया, रमेश ये जयराम की ही का ही फिक्रा है, बहुत अच्छा फिक्रा है, चंदा दिया धंधा लिया, इसको बिल्कुल उन लोगों को 100% साबित कर देना चाहिए। अब इनके पास ये मौका है कि उसको वो प्रूव करें, न केवल प्रूव करें, बड़े पैमाने पर उसके सारे देश में प्रचार की योजना बनाएं और जनता के सामने केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना कहें, ट्वीट ना करें इस सवाल के ऊपर, केवल इसके ऊपर उन्हें चाहिए कि करोड़ों बुकलेट्स छाप के पूरे देश में बांट दें, हर जिला मुख्यालय के ऊपर धरने प्रदर्शन हो, लोगों को पर्चे दिए जाएं, उन पर्चों में बहुत सरल भाषा में ये बात समझाई जाए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कितना बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार किया गया है। जब आप इस स्तर का प्रचार करेंगे तो जो नरेंद्र मोदी को जो स्पिन देने में महारत हासिल है और मीडिया की मदद से वो जो स्पिन देते हैं, तब उसकी काट होगी, तब लोगों को पता चलेगा कि मौजूदा सरकार ने भ्रष्टाचार को एक कानूनी जामा पहनाने का काम किस तरीके से किया था। बिल्कुल नहीं, लेकिन अभय सर एक ये भी बड़ी कठिनाई है कांग्रेस के सामने, विपक्ष के सामने, उनके सारे आर्थिक स्रोत को जिस तरीके से इन लोगों ने अपॉइंटेड कर दिया है, उस पे जो खाते सीज और सील हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो शायद एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं। हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते, हम अपने नेता तो आपका जो बिल्कुल आपका जो आप चाहते हैं सुझाव बिल्कुल बेहतर है कि ये जाए जगह जगह और करोड़ों बुकलेट और सारी चीजें। देखिए, ये कांग्रेस ने लगभग इस चीज को पहले से भांप लिया था, उन्होंने क्राउड फंडिंग शुरू कर दी थी जी, और क्राउड फंडिंग की प्रक्रिया चल रही है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उस प्रक्रिया को और भी ज्यादा गति देनी पड़ेगी। कांग्रेस को जब राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में 20% लोगों ने हमें वोट दिया है, हम 20% लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, ये कहा है ना उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल, तो 20% लोग बहुत होते हैं। 20% लोग तो अगर 10-10 रुपए भी दे देंगे उनको, तो वो पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए, इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए इन तमाम तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार अपने विपक्ष को खामोश करने के लिए, असहमति की आवाज को दबाने के लिए हर किस्म के हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है। जी, जी। अब ऐसा एक चीज और भी हुई है, अब देखिए कि इनके लोग भी जो इनके साथ हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के खुद के बड़े बड़े लोग छोड़कर चले जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि दिन तो इनके कठिनाई भरे हैं और इनके साथ में अब बहुत जो कहीं कह लीजिए कि जिनको लग रहा है कि ये जातियां हो रही हैं देश के साथ, लोगों के साथ, तो उन्होंने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। अभी देखिए, चुनाव दोनों सिरों पे खुला हुआ है बंधुआ, मेरा मानना यह है कि चुनाव दोनों सिरों पे खुल गया है। अब ये जो 400 पार का और 370 वाला मामला जो है ना, ये भले ये कहते रहे और कह के ये खुद खुश होते रहे, लेकिन ये स्थिति वस्तु है नहीं। मैं फिर शुरू में मैंने कहा था कि देश का मतदाता हर चीज के ऊपर दोबारा गौर कर रहा है और ये चीज किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी होती है। वो इसीलिए मोदी जी को हर बॉक्स टिक कर देना चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि 1-1.5% वोट वाला राज ठाकरे हमारी तरफ आ जाए, तो हो सकता है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जहां बहुत कम अंतर से फैसला हुआ था, वहां शायद हम जीत जाएं। महाराष्ट्र में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र कई हैं जहां बहुत कम अंतर से फैसला हुआ था। तो वो इस तरह की कोशिशों में लगे हुए हैं, जिनको डेस्परेट अटेम्प्ट्स बोलते हैं हम लोग, वो सब इस तरह की कोशिशों में लगे हुए। और परिस्थिति ऐसी है कि कोई भी इस परिस्थिति को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे ही पक्ष में है इस तरह से। तो ये ऐसी स्थिति 2019 में उनके पास नहीं थी। 2019 में जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको बड़े आसानी के साथ में उन्होंने घर में घुस के मारा,
वाला नारा लगाकर, उस प्रकार के होर्डिंग लगाकर उस एंटी इनकम्बेंसी को मंद कर दिया था या इन्होंने पलट दिया था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। अगर अब कश्मीर को देखिए, कब से धारा 370 वगैरह कर चुके हैं ये लोग, सारा शासन प्रशासन इनके हाथ में है, लेकिन वहां भी तो चुनाव नहीं करवा पा रहे, नहीं करवा पा रहे, वहां भी चुनाव नहीं करवा पा रहे। जी जी बिल्कुल। अब सर ये भी एक चीज है, ये तमाम जो चल रहा है कि अब भय का आलम ये है, इतने भयभीत है कि बाकी तो सब हो ही रहा है देश में जो कुछ। और ये देखिए राहुल गांधी ने भी आज कहा, या मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंचों से भी कह रहे हैं, और आज भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खत्म है। तानाशाह वाला जो कहीं ध्वनित था कि हम एक तानाशाह वाले देश में जी रहे हैं, तानाशाही वाले देश में जी रहे हैं। ऐसे सबके बीच अब वो मीडिया को जिस तरीके से, वैसे तो गोदी मीडिया जो मुख्य धारा का मीडिया उसको तो गोदी बना ही लिया है, लेकिन हमारे जैसे चैनल हैं या और भी इस तरीके की आवाज उठाते हैं, जनता तक कुछ पहुंचाने के फैक्ट्स प्रयास करते हैं। तो फैक्ट चेक यूनिट के नाम पर कल कोशिश हुई थी कि इनको भी किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जो सरकार को कहीं डेंट कर रहा हो। आप कह रहे हैं कि 1-1%, 1.5% छोटे छोटे पॉकेट तलाश रहे हैं, तो हम जैसे लोग जो कहीं चोट पहुंचा रहे हैं या और ऐसे जो अन्य वो है मीडिया के क्षेत्र है, देखिए अगर ये सरकार दोबारा जीत के आ गई, उनको प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी कल जो है, उसको भी आज वो पेश किया कि नहीं, ये नहीं चलेगा। क्या कहिएगा? वो जो फैक्ट चेक यूनिट है, फैक्ट चेक यूनिट तो मुख्य तौर पर यूट्यूबर्स का मुंह बंद करने के लिए ही बनाई गई है जी। अब ये देखिए, फैक्ट चेक यूनिट पे किसी भी मुद्दे पे वो आपसे कहेंगे कि ये आप जो ये वाला वीडियो आप हटाइए, खुद ही हटा देंगे, खुद ही हटा देंगे, खुद ही हटा देंगे। आपको भी हटा कह सकते हैं, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। 1 जुलाई से जो नई अपराध संहिता लागू होने वाली है, उस अपराध संहिता में फाल्स नैरेटिव चलाने वाले सवाल के ऊपर तो बहुत लंबा चौड़ा जुर्माना और लंबी चौड़ी कैद है जी। अगर किसी एक यूट्यूबर पे भी उन्होंने एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार वगैरह कर लिया तो उससे आतंक फैल जाएगा चारों तरफ जी। तो ये सोशल मीडिया पे जो आजादी है जिसका उपभोग हम लोग कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया और हम लोगों ने बहुत ही आंदोलनकारी वेग से इसका विरोध नहीं किया इस बात का हर तरह से, तो आप समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल दिन सामने खड़े हुए हैं। जी। और संजय जी के साथ में एक वार्तालाप में मैंने इस बात को सिलसिलेवार बताया था जी जी कि नई अपराध संहिता जो है पूरे देश को पुलिस स्टेट में बदल देगी। जी। पुलिस वाला जो कहेगा वो सही होगा और जी, पुलिस वाला बिल्कुल। जो कहेगा कि आपने उससे जो कहा है, बयान दिया है, उसे अदालत में आप नहीं कह सकते कि आपसे मारपीट के, डंडा मार के आपसे वो बयान लिखवा लिया गया है। जी जी। वो बयान जो अदालत में एडमिसिबल हो जाएगा, बिल्कुल पुलिस स्टेट बन जाएगा। आपको पकड़ लिया जाएगा, 90 दिन तक आपको रिमांड पर रखा जाएगा, उस बीच में आप जमानत के लिए भी अर्जी नहीं दे पाएंगे। तो बहुत बुरी स्थिति इस देश में होने वाली है अगर हम लोग समय रहते नहीं चेते। वास्तव में लोगों को नहीं पता है, जिस विश्वविद्यालय में मैं काम करता हूँ उसमें जो डायरेक्टर स्तर के लोग हैं, जो डीन हैं, उन सब किसी को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। जी जी। जब मैं उन्हें कहता हूँ निजी बातचीत में, अनौपचारिक बातचीत में, तो हैरत में रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इस तरह का भी कानून बन सकता है। ये सबसे कम लोगों को बात पता है और सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। हर आदमी की जिंदगी का इससे ताल्लुक है। ये केवल यूट्यूबर ही नहीं है, वो सब लोगों को, किसी को भी अंदर कर देंगे। जो एक बार अंदर हो गया वो बाहर नहीं निकल पाएगा। जी जी जी। तो अब अगर ये फाइनली हम ये कहें कि ये वक्त है, जागने का वक्त है, यही एक मशविरा होगा आप जो आप हम जिस पे बिल्कुल पूरी चर्चा बिल्कुल, केंद्रित देखिए है कि ये अगर आप इस जागने वक्त का नहीं वक्त जागे है, तो बहुत देर हो जाएगी, शायद यही कहा जाए। बहुत देर हो जाएगी। ये बहुत, देखिए धीरे धीरे करके खामोशी के साथ में, और आम लोगों की जो लाइतलाली होती है, जो लापरवाही है, रोजमर्रा की जिंदगी में लोग फंसे होते हैं, उस सब का लाभ उठाकर और कमजोर विपक्ष का लाभ उठाकर इस सरकार ने पूरे मसले को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, जबकि पूरा लोकतंत्र नाम का ही रह जाएगा केवल। अभी भी लगभग वही स्थिति है, धीरे धीरे और भी ज्यादा भयानक स्थिति होने वाली है। देखिए ट्रक ड्राइवर्स ने सारे देश में हड़ताल कर दी थी जी। उसी अपराध संहिता के एक प्रावधान के खिलाफ। वो हड़ताल इतनी जबरदस्त थी कि अमित शाह को उसको रोकना पड़ा। अब जो चीजें लागू होंगी 1 जुलाई से, उसमें वो प्रावधान नहीं होगा, उस प्रावधान को उन्होंने अभी रोक लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से पुलिस स्टेट बनने के विभिन्न प्रावधानों को रोकने के लिए हम सब लोगों को आंदोलन, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आंदोलनकारी वेग से इसका विरोध करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी पहली गाज हम लोगों पे गिरेगी और दूसरी गाज पर हमारे पड़ोसी पे गिरेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा मामला हमारे दर्शकों को, जो देश की ताजा हालात हैं, ताजा बात है, दर्शकों तक हमारे पहुंचाया। आपने उनके समक्ष एक पूरा का पूरा खुलासा किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अभय दुबे जी, जो स्पष्ट कर रहे थे कि वक्त बहुत बुरा आने की और हम बढ़ रहे हैं, बहुत बुरा आ सकता है, वक्त है जागने का, यदि अभी नहीं जागे तो फिर बहुत देर हो जाएगी, और बहुत देर हो गई तो फिर कोई राह नहीं रह जाएगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चर्चा आपको कैसी लगी। हमारे चैनल से प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।